जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है ये किस प्रकार से सॉल्व होगा और बोर्ड में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आपसे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका व्यापक रूप क्या है। तो व्यापक रूप इसका होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी कि द्विघात समीकरण का जो भी कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा, उसे आपको जो है इस फॉर्म में यानी कि लाना है, हल करके उस फॉर्म में आपको करना होगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे आपको कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है और ये 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सबको इस फॉर्म में करना है। अब आपको ये जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर लिख देना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, और यदि है तो आपको लिख देना है कि द्विघात समीकरण है सॉल्व करने के बाद। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आप पढ़ाई करने वाले छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे, ताकि आप उस वीडियो को पूरी तरह देख सकें। ओके, तो और यदि आप नए हैं तो भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें। और यदि न पढ़ने वाले छात्र हों, जैसे कि आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए ही आए हैं हमारे चैनल पर, तब भी फिर भी आप जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ओके, ऑल पर क्लिक करें या ना करें। और यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी हो। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, इसे हम देखते हैं। इस पर हमने टिक कर दिया है कि इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन सबसे इजी में मैं सॉल्व करने वाला हूँ और उसी प्रकार से आपके ये सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो एक को मैं यदि सॉल्व कर दूं तो शायद आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो आप जब भी जो है क्वेश्चन लगाएं तो पहला क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, फिर आप वीडियो को रोककर और उसी प्रकार से दूसरा तीसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, या फिर सभी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। फिर जो है यदि आप का आंसर गलत आ रहा है या फिर आप नहीं समझ पाए हैं, नहीं लगा पाए हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करें और जो है पूरी तरह से देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर पहला, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि उसी फॉर्म में दिया हुआ है। नंबर दूसरा, यदि आपको ये क्वेश्चन जो है नहीं पता है, सूत्र याद नहीं है, तो आप इसे दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो x प्लस के 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 1, इस तरह से नोट करके। ओके, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। और अब आप इधर डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, तो 2x हो जाएगा 2x माइनस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू 2x माइनस के 6, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो जोड़ लेते हैं, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसे इस तरह पक्षांतर कर लिया है। अब देखिए, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 6 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 7 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है, तो आप इसे व्यापक रूप में लिख सकते हैं। अब कहेंगे वो कैसे, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ax स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर हम ले लेंगे 1x स्क्वायर, क्योंकि a का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। प्लस में b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है, ये c का पद दिया हुआ है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे 0x प्लस के 7 इक्वल टू 0। ये आपका जो है व्यापक रूप में हो जाएगा। अब आप एक लिखें या ना लिखें, ओके, क्योंकि b के स्थान पर 0 और a के स्थान पर यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है। ओके, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, अब आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर
और जो है सॉल्व करें जल्दी से। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 2 3 माइनस के x। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे भी लगाते हुए चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 2x, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस और माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। ओके, तो और ये इस तरफ तो आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि ये सॉल्व है पहले से ही। तो वो पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ब्रेकेट नहीं देगा। ओके, अब देखिए माइनस के 2x माइनस के 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब ये आपके द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ये दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है x माइनस के 2 दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस के 3। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ओके, तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हुए चले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा माइनस प्लस का प्लस का प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा। ओके, इक्वल टू इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 1 माइनस का 3 1 नहीं माइनस का 3। ओके, अब यदि चाहें तो डायरेक्ट पक्षांतर कर लेते हैं या फिर सिर्फ यहीं पर ही काट सकते हैं। तो यहाँ पर काट दीजिए, क्योंकि ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ ये जो है प्लस में होगा। तो अब पहले इसे पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का x प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3 माइनस माइनस 2 माइनस के 3 माइनस का 5x माइनस 2 प्लस 3 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि इस जो पहला पद है आपका उसमें जो घात आई है उसमें एक घात है, और हमने जो है बहुपद वाले कोई टॉपिक में चैप्टर में हमने ये जान लिया था कि यदि द्विघात समीकरण है तो उसका घात 2 होगा, और यदि एक घात है, यहाँ पर जैसे है एक घात है, तब उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। और यदि यहाँ पर 2 की जगह पर 3 होगा, यानी उसके क्यूब होगा, तो हम या फिर कहें उसके घात 3 होगा, तब वह त्रिघात समीकरण होगा। ओके, तो ये आपका रैखिक समीकरण है। तो आपको ये नहीं बताना है कि यह रैखिक समीकरण है ना, सिर्फ आपको कहना है कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिंपली कह देना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, द्विघात समीकरण नहीं, सिर्फ इतना ही आपको कहना है, और ये आपको फिर आंसर लिख लेना है। ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा क्वेश्चन है x माइनस के 3 2x प्लस के 1 इक्वल टू x प्लस के 5। आप इसे चाहे तो ब्रैकेट में कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, इसे हम हटा देंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x और 2x का गुणा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस का माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 एक्स माइनस का 6x माइनस का 3। ओके, अब दूसरे पद में क्या कह रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ओके, अब पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 5x माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे पक्षांतर किया है, माइनस के 3 इक्वल टू 0। यह आपका हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2x है, सॉरी माइनस का x स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, तो जब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर 6x है, माइनस का 6 माइनस का 5x, ये हो जाएगा प्लस के x माइनस के 11x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब प्लस का x है और ये 11x है, तो 11x में से एक x घट जाएगा, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यह आपका जो पहला पद है, यह आपका जो है समीकरण सॉरी घात इसका 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपका जो है ये प्रूव हो रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यानी कि इसके व्यापक रूप के फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम जो है बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यह है 2x माइनस के 1 2x माइनस के 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 3 इक्वल टू x प्लस के 5 x माइनस के 1। ओके, यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और इसे इस फॉर्म में लाते हैं। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन जिस तरह से बताया है, आप चाहे तो उसे इसे जो है उसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो आप लगाने का एक बार प्रयास करेंगे, या फिर हम स्टार्ट करें। तो यदि आप करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इसे लगा कर प्रयास कर सकते हैं, जैसा हमने पहला क्वेश्चन लगाया है सेम उसी कंडीशन में ये लगेगा। और या फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर माइनस में है ना, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस में 6 माइनस का x माइनस का सॉरी प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, इक्वल टू अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5, ये होगा। ओके, आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप जब पहला स्टेप आपका ये होगा। अब आप पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x माइनस के x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 5x प्लस के 5 प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये आपका होगा दूसरा स्टेप। अब आप देखिए यहाँ पर x प्लस है, x माइनस है, कैंसिल 5x 3x, तो ये हो जाएगा सॉरी 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप आइए पहले, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर जब घटेगा तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 6x और 5x आपका हो जाएगा 11x माइनस का। ओके, माइनस अब यहाँ पर हम देखेंगे तो x सॉरी 5 और 3 8 हो जाएगा, प्लस का ये आपका 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आप 3 स्टेप में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन जो है उस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात जो है वह 2 है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू है आपका x माइनस के 2
आपका होल स्क्वायर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसे जैसे हमने आपको बताया है पहला क्वेश्चन कि इसे a प्लस बी मान सकते हैं, a प्लस बी वाले सूत्र से आप इसे लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा लगभग, क्योंकि यही जो है शुरू से अंत तक रटाया जाता है कि आपको इसे याद रखना है पूरी तरह से। यदि आपको बोर्ड में पूरी तरह से नंबर लाना है, आपको अच्छे से पास होना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। और आज से ही मेहनत स्टार्ट करें और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व करना सीखें, क्योंकि बोर्ड जो है यहीं से आपका भविष्य बदलता है। हाई स्कूल ही आपका जो है समय होता है जिससे आपको स्वयं को आप किस काबिल बनाना चाहते हैं ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो मेहनत करना ना छोड़ें, मेहनत पूरी तरह से करें, जी जान लगाकर। तो हम जो है इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह से करना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस के 2x ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस के 2, इस तरह से लगा सकते हैं इसे। अब देखिए ये कैसे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4x, या फिर आप इसे लाना चाहते हैं तो इस तरफ ले आइए, या फिर आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं 4x प्लस के 4, ये हो जाएगा। ओके, अब आप पक्षांतर कर लीजिए। तो पक्षांतर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का प्लस का 4x माइनस का 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपके बचेगा जो है 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। ओके, उस फॉर्म में यानी कि व्यापक रूप में नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, क्योंकि वहां पर आप इसे जब कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। फिर आप लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप जो है हम जो है अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, यह है x प्लस के, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यह है x प्लस के 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ओके, यह आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या है। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यह है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस के 3a स्क्वायर b। ओके, ये होता है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो आप लगाइए सबसे पहले, तो a क्यूब के स्थान पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब, प्लस के बी क्यूब के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 2 2 इस तरह से गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 इस तरह से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये हमारा क्या है, इंटू एक्स है, और 2 हमारा इंटू के ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर करेंगे तो b के स्थान पर 2 है। ओके, इस तरह से कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x, यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस के 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये अब हमारा यहाँ तक हो जाएगा। अब हम जो है इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा। अब तीसरा स्टेप इसका होगा, वह होगा
जो है वो 6x² में से सॉरी x² जब x³ में से घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस की, यहाँ पर जो हमारा 11x सॉरी 12x है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 18x प्लस के 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तब आपका जो है ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका पहला पद जो है पहले पद में इसके घात जो है 1, तब ये होगा आपका रैखिक समीकरण, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है? 8वां क्वेश्चन, पहला का 8वां, पहला का 8वां है x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस के 2 का होल क्यूब। ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, ये इतना तो सॉल्व है पहले से ही, तो आप इसमें जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आप यहीं पर ध्यान देना है कि यहीं पर जो हमने यहाँ पर ये सूत्र लगाया है, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस वाला सूत्र क्या होता है? x³ सॉरी x³ प्लस b³ a³ प्लस b सॉरी माइनस b³ माइनस 3ab और माइनस 3 प्लस सॉरी 3a²b। ओके, तो अब हम डायरेक्टली जो है इसे नोट करते हुए चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस के 8 माइनस के ये हो जाएगा 12x माइनस के 6x², ये आपका हो जाएगा। अब आप जो है इसे पक्षांतर करिए, तो पक्षांतर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू सॉरी माइनस x³ प्लस के 8 प्लस के 12x प्लस के 6x²। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है, डायरेक्ट कट गया 6x और जो है 4x² कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x² बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो x है हमारा, ये x इसमें से जो है 12x प्लस के 1 सॉरी 8 प्लस के 1 9, तो 12 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा जो है 11x माइनस के सॉरी प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण है। आप लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। आपको शायद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा कि हमने इसे जो है 3 ही स्टेप में जो समाप्त किया है, इसीलिए आपको शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो हम आपको दोबारा बता दें कि देखिए यहाँ पर ये आपका इतना तो ये सॉल्व ही है, फिर इसमें जो है आपने सीधा जो है नोट करते हुए चला, यहाँ पर सूत्र पर रखते हुए चले। ये हो जाएगा पहला आपका 3x² सॉरी 3x³ माइनस के 8 आपका पहला स्टेप a प्लस b का होल क्यूब में सॉरी। ओके, अब प्लस के है और यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस के 12x हो जाएगा माइनस के 6x² हो जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है इसी सूत्र में देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं a माइनस b का होल क्यूब है, यहाँ पर जो है क्यूब होगा सॉरी स्क्वायर भी होगा। ओके, यहाँ पर हमने मान लिया माइनस। अब सेम कंडीशन जो है आप देख सकते हैं कि हमने इसी पर जो है यहाँ से यहाँ तक को रखा है, नोट किया है। ओके, आप देख सकते हैं x³ के स्थान पर a³ के स्थान पर x³, b के स्थान पर यहाँ पर 8 है और 3ab² के स्थान पर 12 है और 3a² प्लस a²b के स्थान पर 6 है, 6x² है। तो आप जब इसे पक्षांतर किए तो आपका चिन्ह जो है बदल जाता है, जितना भी माइनस था प्लस में हो जाएगा और जितना प्लस में है सब माइनस में हो जाएगा। आप इतना सिंपल से याद रखिए कि जब आप एक पद से दूसरे पद में किसी भी संख्या को ले जाएंगे तो वो यदि इस तरफ धनात्मक है तो उस तरफ जाकर ऋणात्मक हो जाएगी और यदि उस तरफ ऋणात्मक है तो इस तरफ आकर वो धनात्मक हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ें और आपको पूरी तरह से समझा सकें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे पहले हम साफ कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारा ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है। दूसरा का पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी द्विघात समीकरण, इसका व्यापक रूप जो है ये, इस रूप में इसे निरूपित करना है। निरूपित में यानी कि व्यक्त करना है, इसी रूप में इसे लाना है सॉल्व करके। तो हम इसे जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक यातायात भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है, यानी भूखंड का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई जो है वह मीटर में है। यहाँ पर जैसे मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीटर में होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी क्षेत्र की लंबाई मीटर में है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से, चौड़ाई से 2 गुने लंबाई अधिक है। ओके, अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हमें हल करना है तो हम लिखेंगे हल, या फिर हल नहीं लिख सकते हैं तो लिखेंगे डायरेक्टली कि माना चौड़ाई, एक मिनट, माना चौड़ाई x है, चौड़ाई माना x है, तो लंबाई होगा 2x प्लस के 1, क्योंकि उसके 2 गुने से 1 अधिक है। पहला बात, चौड़ाई से 2 गुना अधिक है लंबाई, प्लस में एक अधिक भी है, इसलिए ये दूसरा स्टेप बन रहा है। ओके, तो आपने शायद इसे सॉल्व मैंने समझ लिया होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका पहला जो है स्टेप पूर्ण हुआ। अब हम यदि जो है यहाँ पर देखेंगे तो यह होगा, माना दूसरे स्टेप में, माना यातायात भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है, 2x प्लस के 1, चौड़ाई कितने है x इक्वल टू कितना है 528। ओके, 528। अब हम इसका जो है मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अब क्या करना है, इसे पक्षांतर कर लेना है बस। तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 इक्वल टू 0। ये लो आपका हो गया जो है व्यापक रूप में, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। आपके व्यापक रूप में जो है ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर। ओके, बस ऐसा ही तो इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ओके, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है दूसरे क्वेश्चन को नोट करके फिर हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सॉरी, यहाँ पर यातायात नहीं है, आयताकार है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार। ओके, आयताकार। ओके, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कौन सा पूर्णांक है जो इसका गुणनफल जो है 306 है। तो हम लिखेंगे कि माना
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ओके, x है, ओके। तो कह रहा है कि दूसरा क्रमागत यानी कि x है, x के बाद में एक फिर से प्लस में एक होगा, क्योंकि क्रमागत कह रहा है जैसे कि एक के बाद दो आता है, उस प्रकार से। तो हम पहले के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों बराबर होगा x प्लस के 1, ओके, क्योंकि क्रमागत कह रहा है ना। तो अब यदि तीसरा यहाँ पर पूछा होता तो यहाँ पर x प्लस के 2 हो जाता, चौथा होता x प्लस के 3 हो जाता, इस तरह से बढ़ता जाता, क्योंकि ये क्रमागत कह रहा है ना, इसलिए। तो x प्लस के 1 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल जो है इन दोनों का हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर कोई बात नहीं, लिखेंगे प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है, ओके, 306 है। तो तब पहला और दूसरा हमने जान ही लिया। अब हम लिखेंगे कि x प्लस की एक ब्रैकेट में x प्लस की 1 इक्वल टू 306, क्योंकि पहला जो गुण जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वह x है, और दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वह x प्लस के 1 है। तो हमने दोनों को नोट कर लिया और दोनों के बराबर है 306। अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू प्लस में इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 306 इक्वल टू 0। यह आपका हो गया व्यापक रूप के सूत्र में ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका एक आंसर आ चुका है। आप लिख लेंगे आंसर, ओके। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर पहला स्टेप बना कि माना रोहन का वर्ष जो है x है और रोहन की माँ की आयु जो है वह x प्लस के 26 है, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है ना। तब दूसरा स्टेप कह रहा है उसकी आयु वर्षों में, ये वर्षों में दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन घुमा के लगे। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि जब x प्लस के 26 और इसकी माँ थी और x वर्ष का रोहन था, तब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी। यानी कि इन दोनों की आयु यानी इनके बराबर जो है, जब रोहन की आयु x प्लस के 3 होगी और उसकी माँ की आयु x प्लस के 26 प्लस के 3 होगी, तब बराबर होगा 360 की, ओके। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे माना रोहन की आयु x वर्ष, फिर लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस के 26 वर्ष, ओके। फिर लिखेंगे हम, ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप से, सेकेंड स्टेप आपका क्या कह रहा है? कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि जब ये x वर्ष के थे, दोबारा लिखेंगे कि पुनः माना रोहन की आयु बराबर x प्लस के 3, ओके। रोहन
कि माँ की आयु बराबर x प्लस के 26 प्लस के 3। ओके, तब होगा इन दोनों के बराबर है 360। दोनों के आयु का गुणनफल बराबर 360 है। अब दोनों में कौन कौन है? रोहन है और रोहन की माँ। तो रोहन का आयु कितना है? x प्लस के 3 है। उसकी माँ की आयु कितनी है? x प्लस के 26 में 3 जोड़ दो 29 बराबर कितने के? 360 के। ओके, अब हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस के 3, x प्लस के 29 इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x, 29 दिया 9 3 27 87 हो जाएगा इक्वल टू 3 यार मिस्टेक हो रहा है, सॉरी 360। अब हम पक्षांतर करेंगे यानी चर राशि सेक्टर पर चर राशि सेक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 29 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 32x प्लस का 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स प्लस के 273 0। आपका ये जो है सॉल्व हो चुका। एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। अब आप लिख लेंगे यहाँ पर आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। तो अब हमारा यह है दूसरा का चौथा क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। तो ये आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे हम जानते हुए चलते हैं। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी 8 किलोमीटर ये कम चलती, कितने से? 480 किलोमीटर से कम चलती, तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 दूरी टोटल दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, समान चाल से चलती है। टोटल दूरी कितनी है? यहां पर लिखेंगे दूरी 480 किलोमीटर प्रति नहीं किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तब लिखेंगे शर्त 1 से, यहां पर लिखेंगे शर्त 1 से या फिर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो पहला स्टेप आपका क्या है? एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। तो समय हम लिखेंगे, समय बराबर समय को हम t1 लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप में t1 लिखते हैं। t1 बराबर दूरी कितनी है? दूरी बटे चाल होती है, तो 480 बटे x हो जाएगा। यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, या फिर शर्त फर्स्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कि समय जो है हमें वह 3 प्राप्त है। समय जो है 3 प्राप्त है, 3 घंटे अधिक लेती है। और दूसरे स्टेप में लिखेंगे कि पुनः माना रेलगाड़ी की चाल x प्लस के 8 है, क्योंकि इतना कम चल रही है। जब ये जुड़ेगा तब तो x के बराबर होगा। ओके, और दूरी
सॉरी दूसरी नहीं, दूरी समान है, यानी 480 है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तब हम लिखेंगे कि लिखेंगे चाल हमें पता हो चुका, दूरी पता हो चुकी। अब हम लिखेंगे कि समय बराबर, समय यानी ब्रैकेट में T2 बराबर हमें कितना प्राप्त है, 3। T2 बराबर हमें 3 प्राप्त है, तो 3 इक्वल टू 480 बटे x प्लस के 8। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व सॉरी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ओके, लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू, या सॉरी यहाँ पर घटाने उठाने नहीं होगा, मिस्टेक हो जाएगा फिर। तो बराबर कितना है, 3। T2 माइनस T1 बराबर कितना है, 3। बराबर कितने के, समीकरण 1 क्या है, 480, सॉरी समीकरण 2 480 बटे x प्लस के 8 माइनस कितना है, 480 बटे के x। ये हो गया आपका समीकरण। अब हम देखेंगे इसे, इसमें से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है 480, तो 480 को कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे 480 बराबर 1/x प्लस के 8, सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस 1/x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे पक्षांतर कर देंगे, तब ये होगा 1/x प्लस के 8 माइनस के 1/x इक्वल टू 3/480। तो अब देखो ये कटेगा, अभी इसे बाद में काटेंगे, अभी पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का लासा ले लेंगे, लासा कितना हो जाएगा, x प्लस के 8 x, इतना लासा होगा। अब इससे भाग दीजिए, इसमें कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस में। अब हम इन पूरे से इसमें भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस के 8 इक्वल टू कितना, 3 4 8 0। ओके, अब काट देंगे, 3 16 3 48 16 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 8/x प्लस के 8 x इक्वल टू 1/160। कैंची मल्टीप्लाई करा देंगे, कैंची मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 8, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x इक्वल टू 16 गुणे 80, 16 छक 128। ओके, तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसमें हम जिस तरह से हल किया था उसी तरह से हम इसे भी हल कर लेंगे। तो इसे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस के 8x। ओके, इसको कितने के, 1280 के, 1280 के। अब 1280 इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है आंसर आ चुका है। ओके, द्विघात समीकरण के रूप में ये हो चुका है, ये आपका व्यापक रूप का सूत्र हो चुका है। ओके, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। ये आपका यहीं से चैप्टर खत्म होता है और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।